नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चीनी मिलों की अन्य संपत्ति जो बकाया चुकाने में विफल रही हैं, उन्हें तुरंत बेचकर गन्ना उत्पादकों का बकाया रिकवर करने का निर्देश दिया है और उत्तर प्रदेश के 50 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों का सभी निजी क्षेत्र में पिछले पेराई सत्र से लगभग 20 चीनी मिलों से अभी भी करीब 1600 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है और इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बकाया का भुगतान न करने से विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और इनमें से अधिकांश मिलें पश्चिम यूपी में स्थित है और राज्य के चीनी कटोरे लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिले हैं और इस क्षेत्र में चीनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। और गन्ना विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राज्य में 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें से लगभग 45 लाख गन्ना उत्पादक अपनी उपज की आपूर्ति करते हैं और प्रत्येक मिल से कम 40,000 किसान जुड़े हुए हैं और डिफॉल्टर मिलों का स्वामित्व 4 समूह के पास है और उन्होंने कहा कि पिछले साल के पेराई सत्र से उनके संबंधित क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों का न केवल कुल 1600 करोड़ रुपए बकाया बल्कि मौजूदा सीजन के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है और बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया है और भड़ाना ने पिछली बार मेरठ के मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और आरएलडी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अवतार भड़ाना आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते जनाधार को बचाने की चुनौती है और किसान आंदोलन ने जयंत को वो मौका भी दिया और जयंत पिछले 1 साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे उससे भी इन्हें खूब सहानुभूति मिली और अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा सकती है और वहीं इसलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। और अगर बात करें गठबंधन की तो आरएलडी 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुनावी मैदान में उतरी और उस दौरान आरएलडी को 14 सीटों पर जीत मिली जबकि 2% वोट हासिल हुए थे और साल 2007 में आरएलडी अकेले चुनावी मैदान में उतरी और इस चुनाव में आरएलडी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की जबकि वोट प्रतिशत 2 से बढ़कर 4 पर पहुंच गया था और 2012 के चुनाव में आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी और इस दौरान उसे 9 सीटों पर जीत हासिल हुई जबकि वोट 2% मिले और वहीं एक बार फिर साल 2017 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा जिसमें 1 सीट पर जीत हासिल की जबकि 2% वोट मिले और इस बार जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले पर कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है और अभी तो ये मेला शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और मकर संक्रांति से शुरू होने वाले इस मेले में 4 नए मामले आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और एक दिन पहले भी यहाँ 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और महज 2 दिनों के भीतर यहाँ 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए जिससे मेले के आयोजन पर अब सवाल खड़े हो गए और कहीं ये मेला कोरोना का न्योता तो नहीं दे रहा और कोरोना संक्रमण के बीच एक दिन बाद ही इस मेले की शुरुआत हो रही है और इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने का अनुमान है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो सकता है और अभी ना तो मेले की शुरुआत हुई है और ना ही श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आना शुरू किया और इससे पहले ही 2 दिनों में कोरोना के 11 मामले सामने आ चुके हैं
और जाहिर है ये प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। और अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कहना गलत नहीं होगा कि ये मेला कोरोना का हॉट स्पॉट न बन जाए। और कोरोना काल में इस मेले के आयोजन को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। और वहीं कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अपने वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती और माघ मेले में आने के लिए प्रशासन की ओर से कई कोविड गाइडलाइन जारी की गई है। और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का डबल वैक्सीनेशन जरूरी है और इसके साथ ही 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है। आगामी 2022 चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों ने आचार संहिता लागू होने के बाद कमर कस ली है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के लिए फजीहत बन रहे हैं और चुनाव से पहले बीजेपी विधायक के बहिष्कार और वोट न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और ताजा मामला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा का है, जहां सुबह बीजेपी विधायक प्रमोद उटवाल के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ गांव में बीजेपी विधायक के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए बल्कि विधायक को 2022 में वोट न देने की बात कही है। और ग्रामीणों ने गांव की सभी दीवारों पर बीजेपी में कोई खोट नहीं, प्रमोद उटवाल को वोट नहीं के पोस्टर चस्पाकर भाजपा विधायक प्रमोद उटवाल के बहिष्कार की घोषणा की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के गांव भदई खुर्द का है, जहां आज सुबह सैकड़ों ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक प्रमोद उटवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए गांव की गली और दीवारों पर बीजेपी विधायक के बहिष्कार की घोषणा करते हुए पोस्टर चस्पा कर दिए। और ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान विधायक प्रमोद उटवाल चुनाव से पहले वोट मांगने आया करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी भी इस क्षेत्र में उन्होंने आकर ये नहीं देखा कि उनके क्षेत्र में कोई जी रहा है या मर रहा है। और बीजेपी विधायक ने पिछले 5 साल में बधाई खुर्द में कोई विकास कार्य नहीं कराए, जिससे जनता काफी गुस्से में। इसलिए हमने आज बीजेपी विधायक प्रमोद उटवाल के खिलाफ आवाज बुलंद की है और बीजेपी में कोई खोट नहीं और प्रमोद उटवाल को वोट नहीं, ये हमारा नारा है और हम इस नारे पर अटल रहेंगे। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पर विधायक 5 साल से दिखाई नहीं दिए। ईमानदार छवि और अधिकारियों की नकेल कसने के लिए पहचान रखने वाले बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? कभी सड़क और नाला निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर अधिकारियों को सरेआम खरी खरी सुनाने वाले गोरखपुर के नगर विधायक अक्सर अपनी कारगुजारियों के लिए चर्चे में ही आ जाते हैं और पेशे से चिकित्सक होने के बावजूद महिला आईपीएस अफसर चारू निगम को झिड़कने और उनकी आंखों में आंसू लाने के बाद खूब किरकिरी झेलने वाले नगर विधायक इस बार महिला फरियादियों पर ही बिफर पड़े और नतीजा उनके खिलाफ तहरीर लेकर पीड़िता थाने पर पहुंच गई। और विधायक जी को आजकल गुस्सा भी खूब आ रहा है और अपने मोहल्ले और गली में टूटी सड़क को बनवाने की फरियाद लेकर पहुंची महिला फरियादियों पर बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि वो अन्य फरियादियों के सामने ही उससे बेइज्जत करने भागने लगे और उनके तेवर और उनका व्यवहार को देखकर महिला फरियादी भी चुप नहीं रही। उसने भी विधायक को खूब खरीकोटी सुनाई और इसके बाद महिला अभद्र व्यवहार करने के आरोप में विधायक के खिलाफ तहरीर देने के लिए थाने पर पहुंच गई। और पीड़िता जानकी श्रीवास्तव के अधिवक्ता गोविंद उपाध्याय ने बताया कि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पास जानकी श्रीवास्तव के साथ उनके मोहल्ले के लोग पहुंचे थे और सड़क की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बुलाया था। जब वो प्रार्थना पत्र उन्हें दी तो उन्होंने किसी बात पर गुस्से में आकर प्रार्थना पत्र को फेंककर उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। और उन्होंने बताया कि 20 से 15 की संख्या में महिलाएं उनके पास पहुंची थी, लेकिन उन्होंने बदतमीजी कर उन लोगों को भगा दिया और महिला के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने को लेकर वो लोग कैंट थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर देने के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रसपा अध्यक्ष महान दल और सुभाषपा अध्यक्ष के बेटे इस बार चुनाव में जोर आजमाएंगे और बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की बैठक खत्म हो गई है और पार्टी के मुताबिक पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों की सूची शाम तक जो जारी की जाएगी। और वहीं फिलहाल टीएमसी
और एनसीपी को एक एक सीट भी मिली है। और जानकारी के मुताबिक प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव इस बार चुनावी मैदान में हाथ आजमाएंगे। और लखनऊ में सपा और सहयोगी दलों की बैठक से पहले शिवपाल यादव बेटे आदित्य के साथ अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। और फिलहाल आदित्य यादव के सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई। और महान दल के नेता केशव देव मौर्य के बेटे चंद्र प्रकाश सिंह मौर्य भी इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे। और चंद्र प्रकाश भी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और वहीं बसपा नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके सीट पर भी सस्पेंस बना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ ही विधायक रोशन लाल, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर भी सपा की सदस्यता लेंगी। और चुनाव कार्यक्रम के घोषणा के तत्काल बाद हुए इस महत्वपूर्ण घटना में जहां बीजेपी की चिंता बढ़ाई है, वहीं सपा धारणा की सियासी लड़ाई में अचानक मजबूत दिखने लगी। और दरअसल बीते चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में दल बदलू पर भरोसा जताया था और चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने वाले करीब 100 नेताओं को टिकट दिया था। और अब यही बाहरी नेता पार्टी के लिए सिरदर्दी बनते जा रहे हैं। और मौर्य ने ऐसे समय में पाला बदला जब बीजेपी के शीर्ष नेता शुरुआती 3 चरण के उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी थी। और पार्टी को डर है कि अगर पाला बदल का सिलसिला तेज हुआ तो हालत संभालने में समस्या आएंगी। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पता है कि पार्टी के लिए मुसलमान यादव वोट बैंक अभी सत्ता की चाबी नहीं रहा। और लोकसभा के बीते 2 और विधानसभा के एक चुनाव में करारी हार ने अखिलेश को इसका एहसास भी करा दिया। और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने इस चुनाव में बीजेपी के पुराने फॉर्मूले की तर्ज पर नई सोशल इंजीनियरिंग की। और इस नई सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने उसी बिरादरी पर ध्यान केंद्रित किया जिसने बीजेपी को बीते विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत दिलाई। और दिलचस्प तथ्य यह है कि तब बाहर से आए नेताओं ने ही बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूती दी थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और चुनाव नजदीक आते ही दल बदलने का सिलसिला भी तेज हो चुका है। और राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान करना शुरू किया। और इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पहले उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। और बुधवार को एनसीपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एनसीपी नेता के शर्मा बुलंदशहर की अनूप शहर विधानसभा सीट से सपा एनसीपी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। आजमगढ़ में जैसे ही शहीद बीएसएफ जवान का शव उनके गांव पहुंचा तो मानो कोहराम मच गया और अंतिम झलक पाने को होड़ लग गई। और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। और चित्कार करते पिता को लोग संभालते तो पत्नी समेत घर की महिलाओं को भी संभाला जा रहा था। और वहीं युवाओं की भीड़ भारत माता की जय का नारा लगा रही थी। और इस सैलाब के बीच बीएसएफ वाहन से पार्थिव शरीर के ताबूत को मशक्कत के बाद जवानों ने जैसे भूमि पर रखा तो छोटा भाई अपने को नहीं रोक सका और ताबूत पर ही सिर रख रोने लगा। और सैनिकों ने जैसे ही अंतिम सलामी दी, सभी की आंखें मानो गर्व से नम हो गई। और छतों से लेकर आसपास के सभी स्थानों तिल रखने की जगह नहीं थी। और वहीं आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र और बिलियारीगंज थाना अंतर्गत के महुवी शेरपुर गांव के निवासी बीएसएफ जवान के शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरा आसपास का क्षेत्र शोक में डूब गया था। और 24 वर्ष से बीएसएफ जवान विवेक तिवारी बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे और रविवार आधी रात को घुसपैठियों से बीएसएफ की मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए थे। और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और विवेक तिवारी के देश के लिए शहीद होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। और विवेक तिवारी के दोस्त विष्णु पांडे ने रो रो कर बताया कि हम दोनों साथ में थे और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चला गया, लेकिन विवेक तिवारी की मन में शुरू से ही देशभक्ति का जज्बा था और वह सीमा की सुरक्षा करने के लिए आगे जाना चाहता था। और वहीं यह वीर सपूत हमारे बीच नहीं रहा
और वहीं शहीद विवेक त्रिपाठी के पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंचे और 159 मालदा वेस्ट बंगाल फ्रंटियर के इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि शहीद विवेक तिवारी चार्ली कंपनी में तैनात थे और रात को उनकी तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें ये शहीद हो गए। और उन्होंने कहा कि इस बात का गम तो है कि एक जवान हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन यहाँ उमड़ा जनसेवाल इस बात का गवाह है कि हजारों जवान देश की सेवा में जाकर सीमा की सुरक्षा करने का जज्बा रखते हैं। और वहीं नोएडा की कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने बीमा कराने के नाम पर देश भर के 300 से अधिक लोगों से 5 करोड़ से ज्यादा ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है और बुजुर्गों को निशाना बनाकर उनकी गाड़ी कमाई और सेवानिवृत्त की रकम हड़पने वाले गिरोह सरगना सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 47,55,000 रुपये और डेविडसन बाइक, 4 कारें, लैपटॉप और 16 मोबाइल बरामद किए और आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही। डीसीपी राजेश एस ने बताया कि एनटीपीसी से सेवानिवृत्त जीएम रियाज हसन ने बीमा कराने के नाम पर करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए ठगने की शिकायत 2021 में की थी और रियाज की सेवानिवृत्त का पूरा पैसा ठगों ने हड़प लिया था। और मामले की जांच के बाद कोतवाली सेक्टर 58 के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने टीम ने मंगलवार को मेरठ के जानी निवासी नीरज कुमार, बुलंदशहर निवासी अजरुद्दीन मसूरी निवासी अमरपाल लोनी निवासी विकास सोहन और नीतू आर्य और नीतू का पति सुनील और बुलंदशहर निवासी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 26 में एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल 4 मजदूरों में से 2 की मौत हो गई और वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के डी ब्लॉक में एक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था और यह मकान दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त आनंद सागर का है और उस मकान में बेसमेंट में खुदाई हो रही थी। और पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि खुदाई के समय बेसमेंट की दीवार अचानक गिर गई जिससे मलबे में भरत, पुष्पा, माया और रामेश्वरी दब गए। और पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने मिट्टी के ढेर में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। और इसके अलावा आपको बता दें कि अपर उपायुक्त ने बताया कि अगर इस मामले में मृतकों के परिजन पुलिस से किसी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। इसी के साथ अपने उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।